गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर कार्य ऊर्जा और शक्ति पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है संघट्ट के प्रकार। संघट्ट से तात्पर्य दो वस्तुओं का आपस में टकराना से है। यदि दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो उसे हम संघट्ट कहते हैं। इसका पहला है आपका प्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट में आपका वस्तु का रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा, ठीक है। प्रत्यास्थ संघट्ट वो संघट्ट होता है जिसमें किसी निकाय का या किसी पिंड का रेखीय संवेग तो आपका संरक्षित रहता है और साथ में गतिज ऊर्जा भी आपका संरक्षित रहता है। उदाहरण के तौर पर आपका है कांच की गोली या कंचों का टकराना। बचपन में आपने कांच की गोली या जिसे हम बाटी कहते हैं या कंचा कहते हैं उसे आपने खेला है, तो वो जब टकराता है वो आपका प्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण है। दूसरा है आपका अप्रत्यास्थ संघट्ट। इसमें आपका पिंड का, ठीक है, ये वस्तु का आपका रेखीय संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर आपका है दो वाहनों का आपस में टकराना, ठीक है। रेखीय संवेग तो आपका संरक्षित रहता है जब दो वाहन आपस में टकराते हैं। ये मान के चलिए ये आपका पहला वाहन है, ठीक है, और ये आपका दूसरा वाहन है। यदि जो दोनों टकराते हैं तो एक इधर चले जाता है, एक कहीं और दिशा पर चले जाते हैं, तो रेखीय संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा इसका संरक्षित नहीं रहता है, ठीक है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है, टकराने के पश्चात कम हो जाती है या फिर आपका उसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। इसमें आपका जो होता है, ठीक है, संघट्ट के पश्चात वस्तु का आपका जो रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा जो है ये आपका आपस में जुड़कर संघट्ट के पश्चात यह उभयनिष्ठ वेग से गति करते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर गतिमान वाहन पर किसी व्यक्ति का कूदना, ठीक है। तो ये आपका प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट है। इसका आपका एग्जाम्पल भी आपका साथ में दिया गया है। अगला टॉपिक आपका है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। इसमें
m1 m2 द्रव्यमान का दो वस्तु है, ठीक है, जिसका वेग u1 और u2 है, ये इसका प्रारंभिक वेग है। संघटन के पश्चात वस्तु का वेग v1 और यहाँ पास आपका v2 हो जाता है, ठीक है। टॉपिक का नाम है एक विमीय प्रत्यास्थ संघटन। एक विमीय का मतलब है जो आपका दिशा जो है एक ही दिशा में संघटन के पश्चात ये मूव हो रहा है, और प्रत्यास्थ संघटन में हमने जाना ही है कि रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो संवेग का परिभाषा पढ़ा है, P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो उसी प्रकार इस m1 द्रव्यमान के वस्तु या पिंड का संवेग क्या होगा आपका, ये होगा m1 u1, ठीक है। इसका आपका संवेग जो होगा ये होगा आपका m2 u2। ये संघटन के पश्चात इसका जो संवेग है m1 द्रव्यमान के वस्तु का संवेग होगा आपका m1 v1, और इसका संवेग होगा m2 v2। तो संघटन के पूर्व कुल संवेग क्या होगा आपका, दोनों को हम ऐड कर देंगे। संघटन के पश्चात कुल संवेग, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। हम जानते हैं कि आपका रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या है, संघटन के पूर्व कुल संवेग और संघटन के पश्चात कुल संवेग हमारा क्या होता है, नियत रहता है या अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो यहां पास हम लिख सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 वाला जो टर्म है उसे हम एक तरफ ले लेंगे, इसे हम इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो हमारा आएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू, इसको मैं इस तरफ पक्षांतर करूंगा m2, इसे पहले लिखता हूं m2 v2 माइनस m2 u2। कॉमन यहां से निकाल लेंगे m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। u1 माइनस v1, u1 आपका प्लस में है, प्रारंभिक वेग है, जाहिर सी बात है इसका संवेग क्या है, इसका वेग जो है अत्यधिक है। और संघटन के पश्चात आपका जो ये वस्तु है m2 है, द्रव्यमान का जो पिंड है या वस्तु है, इसका संवेग आपका v2 है जो कि धनात्मक में है। तात्पर्य यह है कि इसका संघटन के पश्चात m2 द्रव्यमान के वस्तु का संवेग वेग जो है वो आपका क्या है, अत्यधिक रहेगा, ठीक है। यहां से हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया, इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। वैसे ही हम ये हमारा संवेग के लिए था, वैसे ही हमने जो अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। तो m1 द्रव्यमान का जो वस्तु है उसकी जो गतिज ऊर्जा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। m1 द्रव्यमान की जो वस्तु है उसका आपका गतिज ऊर्जा क्या होगा, 1/2 m1 और u1 का स्क्वायर। उसी प्रकार m2 द्रव्यमान का जो वस्तु है उसको जो v2 वेग से u2 वेग से आपका गतिमान है, इसका गतिज ऊर्जा होगा आपका 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। सेम इसका भी होगा हमारा संघटन के पश्चात गतिज ऊर्जा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है।
संघट के पूर्व इसका गतिज ऊर्जा यह है, इसका गतिज ऊर्जा इस प्रकार है, m1 का m1/2 m1v1 का स्क्वायर और इसका आपका 1/2 m2v2 का स्क्वायर है। संघट के पूर्व, ये संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, और संघट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा दोनों को ऐड कर देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्यास्थ संघट में गतिज ऊर्जा भी क्या होता है, संघट के पूर्व और संघट के पश्चात भी आपका नियत रहता है या अपरिवर्तित रहता है। इसका तात्पर्य है कि गतिज ऊर्जा में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा, संघट के पश्चात की गतिज ऊर्जा। संघट पूर्व गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू संघट पश्चात काइनेटिक एनर्जी। सभी में 1/2 है, ये आपका कट जाएगा। उसके बाद यहां पर भी हम क्या करेंगे, m1 वाले टर्म को इस पार लेके आएंगे और m2 वाले टर्म को हम इस पार पछाकर करेंगे। तो हम देख लेते हैं, सभी का मैं 1/2 को काट देता हूं, छोड़ देता हूं। ठीक है, तो हमारा आएगा m1u1 का स्क्वायर माइनस m1v1 का स्क्वायर। इसको मैंने इस पार लेके आ गया, इसको मैं उस पार लेके जाऊंगा, तो ये होगा हमारा m2v2 का स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख रहा हूं m2u2 का स्क्वायर। फिर से कॉमन निकाल लेंगे, m1u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये मैं देता हूं इसको नाम, समीकरण नंबर 2। अब मैं करूंगा समीकरण 2 भागित समीकरण 1 कर देते हैं। 2 में आपका क्या लिखा है, m1u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू m2v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर भागित समीकरण नंबर 1 ये है, m1u1 माइनस v1 होगा फिर आपका m2v2 माइनस u2। m1 दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, m2 ये आपका कट जाएगा। ये आपका फॉर्मूला में आएगा u स्क्वायर u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। आपका जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का इक्वल होगा ये। ठीक है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 बटा u1 माइनस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 और होगा आपका v2 माइनस u2 बटा v2 माइनस u2। यह आपका पद, ये पद आपका कट जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, बचेगा हमारा u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। यहां से हम इसको इस तरफ और इसे इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। इसे हम नाम देते हैं समीकरण 3।
तो हम कह सकते हैं संघट्ट के पूर्व जो वस्तु का अपेक्षित वेग है, ठीक है, u1 माइनस u2 को हम क्या कहेंगे, अपेक्षित वेग कहेंगे। और संघट्ट के पश्चात जो वस्तु का अपेक्षित वेग जो होता है वो आपका क्या है, बराबर होता है। दोनों के अंतर को हम अपेक्षित वेग कहते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष वेग है, ठीक है। तो इसे हम निष्कर्ष निकालेंगे, संघट्ट पूर्व अपेक्षित वेग बराबर है आपका संघट्ट पश्चात अपेक्षित वेग के। अब हम क्या निकालेंगे, m1 द्रव्यमान की वस्तु का वेग का वैल्यू निकालेंगे और m2 द्रव्यमान की वस्तु का वेग के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम m1 द्रव्यमान की जब वस्तु का जब वेग निकालेंगे, m1 द्रव्यमान की वस्तु का वेग, इसका वेग क्या है आपका v1 है, तो हम v1 के इक्वल वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम समीकरण नंबर 3 से हमें v1 का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, v1 को हम समीकरण में रखेंगे और v2 के इक्वल हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहां पर देखते हैं समीकरण 3 से क्या निकलेगा हमारा, v2 इक्वल टू है u1 माइनस u2 और ये हम पक्षांतर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, u1 माइनस u2 प्लस आपका v1। ये हमें समीकरण 3 से प्राप्त हुआ। इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 से रख देते हैं हम, ये हम लिखेंगे समीकरण 1 में v2 का मान रखने पर क्या होगा हमारा, m1 u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 का वैल्यू हमें पुट करना है, तो v2 का जगह हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू हम रखेंगे। तो हम इसे रख देते हैं u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस आपका है u2, यहाँ पर u2 और ये माइनस u2 दोनों बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 u1 माइनस 2u2 प्लस v1। हमें वैल्यू निकालना है v1 का, तो हम यहाँ पर सभी को तोड़ देते हैं। तोड़ने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 u1 माइनस 2 m2 u2 प्लस m2 v1। v1 का वैल्यू निकालना है, तो इस v1 को हम इस पर पक्षांतर करेंगे और इस टर्म को हम इस पर पक्षांतर कर देते हैं। इस पूरे पद को हम इस पर पक्षांतर करेंगे और इस वाले पद को इस पर पक्षांतर करते हैं, तो हमें मिलेगा m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 इक्वल टू, ये होगा आपका m2 v1 प्लस m2 m1 आपका v1। यहां से आपको क्या कॉमन है, दोनों में u1 कॉमन है, ये u1 को बाहर निकाल लेंगे हम और इसे हम अलग से रखेंगे। तो हम कैसे क्या लिख सकते हैं, ये हम लिखेंगे m1 माइनस m2 इक्वल टू है, बाहर निकलेगा आपका u1 प्लस
2m2u2 m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 इक्वल टू, यहां से आपका कॉमन निकलेगा v1, तो ये होगा हमारा m1 प्लस m2, v1 आपका निकल गया कॉमा। इस v1 के वैल्यू में निकालना है, तो इस पूरे पद को मैं नीचे पहुंचाकर कर दूंगा अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप हमारा आएगा, अगला स्टेप होता है हमारा m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 बटे में हमारा क्या आएगा, m1 प्लस m2, और इसी प्रकार हमारा इसमें के बटे में आएगा m1 प्लस m2। ये हुआ आपका v1 के इक्वल। ओके, तो हमें m1 द्रव्यमान के वस्तु के लिए जो वेग है उसका वैल्यू हम इस प्रकार हमें निकालना है। ये हमें जो समीकरण मिला है v1 का वैल्यू, इसके लिए मैंने कहा कि आपका m1 और m2 को बराबर लेंगे, m1 बराबर m2 बराबर m लेंगे। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, ये होगा m माइनस m अपॉन, नीचे में भी हम लिखेंगे m प्लस m, ये होगा हमारा u1 प्लस 2 m2 की जगह मैं रखूंगा m, और नीचे भी क्या रहेगा हमारा m प्लस m, ये u2 इक्वल टू आपका v1। ठीक है, तो देखिएगा ये तो आपका क्या हो गया, पूरा पद शून्य के बराबर हो गया, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा नीचे में, ये होगा 0 u1, ये पूरे पद को हम लेंगे 0 प्लस 2m बटा 2m u2 इक्वल टू v1। तो ये 2m और 2m कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, u2 इक्वल टू v1। तो हम कह सकते हैं यदि वस्तु का द्रव्यमान बराबर हो तो संघट के, तो आपका जो m2 द्रव्यमान का जो वस्तु है उसका वेग और m1 द्रव्यमान का जो वस्तु है उसका वेग, संघट के पूर्व ये वेग है और ये संघट के पश्चात वेग है, ये आपका क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मतलब आपका तात्पर्य है कि इन दोनों m2 का जो वेग है आपका और m1 का जो वेग है, ये दोनों आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपका निष्कर्ष हमारा यही निकल रहा है। ठीक है, u2 इक्वल टू v1, u2 इक्वल टू v1, ये हमारा निष्कर्ष निकला जब m1 और m2 को हमने बराबर लिया। उसी प्रकार मैं m2 द्रव्यमान की वस्तु का वेग हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, m2 द्रव्यमान की वस्तु का वेग, हमको क्या है, इसका वेग v2 है। ठीक है, संघट के पश्चात v2 वैल्यू है, इसे हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण आपका 3, समीकरण 3 से पहले हमने यहां पर निकाला था वैल्यू आपका v2 का, अब हम निकालेंगे वैल्यू v1 का। v1 इक्वल टू होगा आपका v2 माइनस u1 प्लस u2। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका क्या था, m1 v1 माइनस u1 माइनस, समीकरण 1 मतलब
m1 u1 माइनस u2 इक्वल टू m2 v2 माइनस आपका v2 माइनस u2 और ये होगा आपका v1 u1 माइनस v1। ये आपका समीकरण नंबर 3 था, सॉरी समीकरण नंबर 1 था। तो इस समीकरण में हम क्या रखेंगे, इस समीकरण में हम इस v1 का वैल्यू रखेंगे, मतलब यहाँ पास हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं m1, हमें v1 की जगह बस इसे हम रखना है। तो हमारा आएगा m1 u1 माइनस v2 माइनस u1 प्लस u2 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ओके, यहां पर से देखिएगा ये माइनस में है, यहाँ पर जब मैंने रखा ये तो इसका चिन्ह क्या हुआ, प्लस का माइनस हो गया। तो यहाँ पर जो चिन्ह माइनस था इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ये आपका जो प्लस आपका था u2 था, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे पहले क्या था, v1 के जगह पहले आपका माइनस है, तो सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे इसे, m1 आपका u1 और u1 कितना हो गया, 2u1 हो गया, 2u1 माइनस v2 माइनस u2 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। इसको अंदर गुणा कर देते हैं, m1 2m1 u1 माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 इक्वल टू होगा आपका m2 v2 माइनस m2 u2। आपका v2 का जो मान है ये हमें निकालना है, ठीक है, v2 का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, v2 वाले को एक तरफ रख लेंगे और जो आपका बाकी पद को एक साइड रख लेंगे। तो इसके लिए हम इसका पक्षांतर इस तरफ करते हैं और इसका पक्षांतर हम क्या करते हैं, बाएं तरफ करते हैं। तो हमारे को प्राप्त होगा m1 u1 माइनस m1 u1, इस वाले पद को लिखा, फिर मैं इस वाले पद को लिखूंगा प्लस m2 u2। अब मैं इस वाले पद को लिखता हूं m2 v2, इसका पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा m1 v2। कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पास हमारा कॉमन जो है, सॉरी आपका से u2 है, यहाँ पास हमारा u2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पास हम v2 का कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2m1 u1 माइनस होगा यहाँ पास आपका m1 m2, ठीक है। यदि मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो आपका m2 ये माइनस होगा, और यदि मैं यहाँ पास प्लस लिखता हूं तो हमारा आएगा m2 माइनस m1 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2, ये होगा आपका v2। ये जो पद है ये हम इसे हम क्या करेंगे, नीचे पक्षांतर कर देंगे तो हमको मिलेगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 इक्वल टू हमें मिलेगा v2, ठीक है। ये हमारा m2 द्रव्यमान के लिए वेग का व्यंजक है। अब पुनः हम क्या करेंगे, यदि हम माने कि आपका m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान यदि बराबर है तो हमारा उस स्थिति में वेग क्या होगा, तो देख लेते हैं। यदि मैं m1 बराबर m2 बराबर m मानूं तो उपरोक्त समीकरण से ठीक है, इस वैल्यू में मैं m1 और m2 को बराबर लेता हूं तो देखिएगा क्या आता है, 2m u1
यहाँ पास m और n कितना हो जाएगा आपका, m प्लस m प्लस यहाँ पास हमारा m2 और m1 को मैं बराबर लूंगा, m और m, तो ये आएगा मेरा m माइनस m अपॉन m प्लस m इक्वल टू v2। यहाँ पास है आपका u2 इक्वल टू v2। तो देखिएगा ये m और m, ये प्लस है ये माइनस है, ये हो गया आपका जीरो हो गया, तो ये पूरा पद क्या हो गया, शून्य हो गया। और यहाँ पास हमें क्या मिलेगा, 2m u1, और यहाँ पास क्या आएगा 2m प्लस जीरो इक्वल टू v2। ये और ये कर गया तो हमें क्या मिला, u1 इक्वल टू v2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संघट के पूर्व वस्तु का m1 द्रव्यमान की वस्तु का वेग और संघट के पश्चात m2 द्रव्यमान की वस्तु का वेग आपको क्या होता है, बराबर है। मतलब सेकंड वाले कंडीशन के लिए आपका ये इसका जो मान है और ये आपका क्या हुआ, ये दोनों आपके बराबर हुए।